नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जांचो अपनी साइंस की तैयारी के टॉपिक के साथ दोस्तों, आज हम लोग मिसलेनियस बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे। और आप लगभग 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप अपना चेकअप करिए कि अब तक आप साइंस कितना तैयार किए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। और आप अपना तैयारी चेक करके मैंने आंसर चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फटाफट आंसर करिए। ये देखिए, बिहार पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। मायोग्लोबिन कंटेंस द मेटल। तो मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है बताइए। तो दोस्तों मायोग्लोबिन में देखिए, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है या फिर, तो ये उसी से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना। तो मायोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। मायोग्लोबिन इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द मसल टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स इन जनरल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल ममल्स। तो क्या कह रहा है कि मायोग्लोबिन इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन मसल टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स इन जनरल एंड इन ऑलमोस्ट ऑल ममल्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। बताइए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू बार्क। डॉग्स अनेबल टू बार्क, किस प्रकार के कुत्ते भौंक नहीं पाते हैं बताइए। तो ये डिंगो होगा दोस्तों, डिंगो। डिंगो जो है दोस्तों, ये भौंक नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ये केवल हकलाते हैं। Dingoes are commonly found throughout the Australia and in scattered groups across Southeast Asia. Its scientific name is Canis lupus dingo. Dingo do not bark but howl like wolves. Howl like wolves. ठीक है दोस्तों, तो ये बार्क नहीं करता है, ये केवल हाउल करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और थोड़े थोड़े मात्रा में दोस्तों ये साउथ ईस्ट एशिया में भी, भाई वहाँ से लोग ला करके इसके पालन पोषण कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया सब मैंने नियरेस्ट है एक दूसरे के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स दैट हैज बीन taught to use language with some success। इसमें से बताइए, which of the following is not one of the animals that has been taught to use language with some success। किस जानवर को भाषा नहीं पढ़ाई जा सकती है बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तोता तो भाषा के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तोता हो गया, और डॉल्फिन भी लैंग्वेज समझती है। और चिंपांजी, हम लोग चिंपांजी के ही तो वंशज हैं, चिंपांजी भी होगा। तो बचा कौन? डॉग बच गया। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। चिंपांजी, पैरट एंड डॉल्फिन कैन बी ट्रेन्ड टू यूज लैंग्वेज विथ सम सक्सेस, but a dog cannot be trained to use language। but a dog cannot be trained to use language। ठीक है दोस्तों। तो चिंपांजी, पैरट और डॉल्फिन जो दोस्तों, डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान होती है, इनको ट्रेंड किया जा सकता है ताकि ये भाषा को समझें, लेकिन डॉग ऐसा नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए।
रेड रिबन एक्सप्रेस इज ए विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर। आप देखते हैं कि दोस्तों इस अवसर पर एक बार देखा गया था दोस्तों कि क्रिकेट प्लेयर्स जो है अपने हाँ माने मसल पर दोस्तों किसको रेड रिबन माने हैंड पर बांधे हुए थे। तो रेड रिबन जो है दोस्तों एक्सप्रेस इज ए विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर। तो दोस्तों ये रेड रिबन किस लिए बांधा जाता है? तो रेड रिबन दोस्तों एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस अबाउट एड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर, अवेयरनेस अबाउट एड्स। यूपी पीसीएस में 2010 का एक क्वेश्चन है, आप देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये पीसीएस में पूछा है, इससे कहने का मतलब कि यूपीएससी तो ठीक है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी एग्जाम है, लेकिन राज्य स्तर पर पीसीएस है ना, उसमें भी पूछा गया है, तो ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, एक भी आप देखते रहे कौन कौन से एग्जाम में पूछेगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था दोस्तों ये देखिए, यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा हुआ है। रेड रिबन एक्सप्रेस इज ए विजुअल एंड मूविंग मीडियम, ठीक ना, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रिवेंशन एंड परसेप्शन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ एचआईवी एड्स। ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड परसेप्शन, जो अवधारणाएं आप बना रखे हैं कि नहीं एड्स वाले पापी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। परसेप्शन को चेंज करिए, एक बीमारी है। चलिए आगे चलिए। डिजीज ऑफ इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर डायग्नोज थ्रू, किसके द्वारा जांचते हैं? तो ये दोस्तों इंडोस्कोपी होती है, आपके शरीर के आंतरिक हिस्सों को देखने के लिए दोस्तों इंडोस्कोपी होती है, और इंडोस्कोप के माध्यम से दोस्तों इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को देखा जाता है, इनर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को देखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए यूपी पीसीएस में 2014 में पूछा हुआ है, डिजीज ऑफ इनर पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। इंडोस्कोपी इज ए नैनो सर्जिकल प्रोसीजर used to examine a person's digestive tract using an endoscope, a reflexive tube, a flexible tube with a light and camera attached to it. The doctor can view a picture of digestive tract on TV monitor, on a TV monitor. तो ये देखते हैं क्या लिखता है, बॉल पॉइंट पेन, फेल टिप पेन। चलिए ठीक है, ये ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए फटाफट। एंड इंडोस्कोपी इज यूज्ड बाय ए फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इससे जो पहले आप देखे हैं कि आपके इनर पार्ट को देखने के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंडोस्कोपी जो है किस सिद्धांत पर काम करती है, वही इस प्रश्न का उत्तर है। तो इंडोस्कोपी दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपको। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी बार पूछा है, तो आप चेक करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर इंडोस्कोपी वर्क करती है, और ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज यूज्ड टू कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, employed for visualization of internal structure of the human body। तो सीटी स्कैन में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यही इस प्रश्न का आपका उत्तर है, कौन सी प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन भी दोस्तों एक्सरे का प्रयोग करता है, सीटी स्कैन भी एक्सरे का प्रयोग करता है।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा और AIS प्री 2007 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एन एक्स-रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी आर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन CT scan makes use of computer processed combination of many X-rays image taken from different angles to produce cross-sectional tomographic image। ठीक है दोस्तों, तो user to see inside the object without cutting, inside the object without cutting। तो इसका दोस्तों CT स्कैन जो दोस्तों एक्सरे का प्रयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, ये बहुत चर्चित मिशन है। चेक करके बताइए कमेंट में कि आप कितना सही कर पाए। मिशन इंद्रधनुष ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू, ये दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। करंट ये जीके के क्वेश्चन जो होते हैं या जीएस के क्वेश्चन जिसको आते हैं उसको तड़ तड़ आते हैं, ठीक ना, उसको बहुत ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष दोस्तों इम्यूनाइजेशन के लिए किया गया था, मैंने इसमें वैक्सीन दिया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपके यहाँ पर, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मिशन इंद्रधनुष था। नेमली उस 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मिसल्स। ये 7 प्रकार की बीमारियां थी दोस्तों जिनके अगेंस्ट जो मिशन इंद्रधनुष में आपको इम्यूनाइजेशन बच्चों को किया जाता था। All that children under the age of 2 years as well as a pregnant women are fully immunized against the 7 vaccines preventable disease. To ensure that all the children under the age of 2 years as well as a pregnant woman are fully immunized against the 7 vaccines preventable disease। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, देख रहे हैं ना, खूब पूछा हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या था अभी हम लोग देखे हैं, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें ये किताब भी दोस्तों कह रही है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए, कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दोस्तों हृदय के लिए बहुत नुकसानदायक होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है ये आपको बताना है। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए फैटी एल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट। ऑप्शन सी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए फैटी एल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट। फैटी एल्कोहल्स आर यूजुअली हाई मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रेट चेन प्राइमरी एल्कोहल्स derived from natural fats and oils. They are colorless, smellless, and white crystalline substances, and they are responsible for human heart disease. Sterols are also known as steroid alcohols, are subgroup of steroids which occur naturally in plants, animals, and fungi.
with the most familiar type of animal sterol being cholesterol. क्या करा? with the most familiar type of animal sterol being cholesterol. Dietary intake of fatty acids daily in our food increase the cholesterol levels in the blood cells. These foam cells often become trapped in the walls of the blood vessel arteries and contribute to atherosclerotic plaque formation. स्क्लेरोटिक प्लेक फार्मेशन। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जा करके आपके खून में जम जाता, नसों में जम जाता है कोलेस्ट्रॉल और फिर आपके रक्त के बहाव को रोकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है बताइए? इंसेक्टिसाइड है, विटामिन है, स्टेरॉइड है, एंजाइम है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड। यूपीपीसीएस 2005 में पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रिलेटेड विथ, बताइए किस चीज से रिलेटेड हैं? तो कोलेस्ट्रॉल जो दोस्तों आपकी धमनियों को प्रभावित करता है, ठीक है ना, और जा करके जम जाता है, फिर आपके रक्त के बहाव को रोकता है। तो इसमें क्या होगा? जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रिलेटेड विथ आर्टरीज बिकम्स हार्डेंड। जैसे ये पाइप है और इसमें ये जम जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा? अब खून को बहने के लिए कम जगह मिलेगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल हमको और आपको समस्या माने उत्पन्न करता है। आर्टरीज बिकम्स हार्डेंड। डॉक्टर रिकमेंड दैट वी शुड कुक आवर फूड इन ऑयल रेदर देन इन वनस्पति घी बिकॉज। डॉक्टर कहते हैं भाई, मैंने ये डॉक्टर की, लेकिन आम भाषा में भी कहा जाता है कि आप अपने भोजन को तेल में पकाइए रेदर देन वनस्पति घी। क्यों? वनस्पति घी में क्या ऐसी कमी है कि जो डॉक्टर कहते हैं कि भाई तेल में पकाओ, वनस्पति घी में मत पकाओ? तो वनस्पति घी में दोस्तों अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अनसेचुरेटेड तो काम गड़बड़ करेगा, सेचुरेटेड रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। आयल्स बिकॉज द आयल्स कंटेन्स अनसेचुरेटेड फैट। चलिए आगे चलते हैं। अनसेचुरेटेड फैट्स इंक्लूड टू हार्ट हेल्दी चॉइसेज, पॉली अनसेचुरेटेड and monounsaturated fats found primarily in fish, plant oils, seeds and nuts. These healthy fats have been shown to lower blood cholesterol। ठीक है ना। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं दोस्तों, उनमें कोलेस्ट्रॉल लोअर माने कम मात्रा में होता है। लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड लेसर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। Even though these fats are better than saturated and trans fats। तो मैं जो आपको थोड़ा बता दिया था प्रश्न में, वो गलत हो गया था थोड़ा सा। मैंने वनस्पति घी जो होता है दोस्तों सेचुरेटेड फैट रखता है, ठीक है ना, और ऑयल में अनसेचुरेटेड होता है। दे स्टिल हैव फैट्स एंड इनटेक शुड बी मॉडरेटेड टू मेंटेन ए गुड हेल्थ। दे स्टिल have fats and intake should be moderate to maintain the good health। तो ऑयल में इसीलिए पकाने को आता है कि ऑयल में दोस्तों कैसा पाता है? अनसेचुरेटेड, और घी में सेचुरेटेड। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। The trans fat is generally considered to be bad for human
हेल्थ बिकॉज इट्स लोअर द लेवल ऑफ। ट्रांस फैट जो होता है दोस्तों किसका लेवल को कम करता है, बताइए। तो ये दोस्तों एचडीएल को कम करता है, ठीक है ना। एचडीएल को कम करता है, ट्रांस फैट जो है एचडीएल को कम करता है, लोअर्स द लेवल ऑफ एचडीएल। जबकि एचडीएल जो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, ये इसी को ट्रांस फैट कम कर देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज वेल बिहेव्ड गुड गुड कोलेस्ट्रॉल। दिस फ्रेंडली स्कैवेंजर क्रसेज द ब्लड स्ट्रीम। क्या कह रहा है, दिस फ्रेंडली स्कैवेंजर क्रसेज क्रूजेज क्रूजेज क्रसेज नहीं क्रूजेज दी ब्लड स्ट्रीम एज इट डज इट रिमूव्स हार्मफुल बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम वेयर इट डज नॉट बिलोंग। हार्मफुल बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है जहां से इसको नहीं होना चाहिए। विथ हाई एचडीएल लेवल्स reduce the risk for heart disease, but low levels increase the risk. Trans fat is generally considered to be bad for humans health because it lowers the level of HDL कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना दोस्तों। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको जो दोस्तों ट्रांस फैट क्या करता है, कम कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए इसको। विच वेजिटेबल ऑयल इज सूटेबल फॉर हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट के लिए दोस्तों कौन सा वेजिटेबल ऑयल सही होता है। एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। तो हार्ट पेशेंट के लिए दोस्तों सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी का तेल जो दोस्तों सूर्यमुखी का तेल अच्छा होता है। सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हार्ट पेशेंट के लिए सनफ्लावर ऑयल अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं। सनफ्लावर ऑयल इज नोन बेस्ट फॉर हार्ट पेशेंट। Sunflower is produced from oily type sunflower seeds. The oil is light in taste and appearance and provides more vitamin E than any other vegetable oil. विटामिन ई प्रोवाइड करता है। It contains mono unsaturated and poly unsaturated fats. इट कंटेंस मोनो अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड हम लोग देखे थे कि अच्छा होता है, वनस्पति घी में सेचुरेटेड पाया जाता है, इसीलिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। इट कंटेंस मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स विथ लो सेचुरेटेड फैट लेवल्स। इसमें सेचुरेटेड फैट लो होता है। द यूएस सर्जन जर्नल रिपोर्टेड eating less saturated fat is the most important change you can make to decrease your risk of heart disease। ठीक ना। क्या कह रहा है कि भैया ये कहा जा रहा है कि सेचुरेटेड ऑयल्स खाएंगे, कम खाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अनसेचुरेटेड ठीक है ना। और यही सनफ्लावर में दोस्तों विटामिन ई पाया जाता है और अनसेचुरेटेड मोनो और पॉली दोनों पाए जाते हैं, तो इसीलिए अच्छा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए दोस्तों फटाफट। फेरोमोन्स आर फाउंड इन। फेरोमोन्स किन में पाया जाता है, बताइए। तो फेरोमोन्स दोस्तों, फेरोमोन्स है, फेरोमोन्स आर फाउंड इन। तो फेरोमोन्स जो दोस्तों इंसेक्ट में पाया जाता है, इंसेक्ट्स।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। ये RAS में, राजस्थान PCS में पूछा हुआ है आज 2008 में। आप लोग इसको देखते रहिए बार बार, मैं बार बार इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो फेरोमोन्स आर फाउंड इन इंसेक्ट्स। Pheromones are chemical substances produced and released into the environment by an animal, especially insect, affecting behavior or physiology of others of its species. Others of its species. तो फेरोमोन्स जो दोस्तों इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखिए फेरोमोन्स ही है। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो फेरोमोन्स जो अभी हम लोग देखे हैं कि इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आयोडीन कहाँ से प्राप्त किया था बताइए। इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उससे बताइएगा, ये मत कहिए कि हम नमक खाते हैं तो उससे आयोडीन मिलता है और नमक ऑप्शन में है नहीं। इनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आयोडीन जो है लैमिनेरिया नामक अलगी में पाया जाता है, ठीक ना, अलगी है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनेरिया, अलगी लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इज ए ब्राउन अलगी commonly called kelp. लैमिनेरिया इज ए टाइप ऑफ सीवीड्स। ये समुद्री घास है दोस्तों, नेटिव टू जापान। इट इज एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड ऑल्सो फाउंड ऑन लैंड्स। लैमिनेरिया कंटेन्स आयोडीन। इट इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड पोटेशियम। आयरन एंड पोटेशियम का भी रिच सोर्स होता है। डिस्पाइट सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट लैमिनेरिया, सम पीपुल यूज लैमिनेरिया एज मेडिसिन। डिस्पाइट सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट लैमिनेरिया, सम पीपुल यूज लैमिनेरिया एज मेडिसिन। ये हो गया लैमिनेरिया। केवल साल्ट में ही नहीं पाए थे दोस्तों, ठीक ना। लैमिनेरिया जो है एक अलगी है और टाइप ऑफ सीवीड्स है दोस्तों, और नेटिव ऑफ जापान है मुख्यतः। इसमें ये आयरन, ये आयोडीन आपको तो प्रोवाइड करता है, साथ साथ ये आपको आयरन और पोटेशियम का भी रिच सोर्स है। आयरन एंड पोटेशियम का भी रिच सोर्स है। चलिए आगे चलते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए फटाफट। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस एबंडेंटली अवेलेबल इन द सी एंड एडमिटेड इन सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज एंड एडमिनिस्टर्ड इन ए सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज। तो सी में पाया जाता है, और सी में जो पाए जाते हैं दोस्तों मुख्यतः वो आयोडीन के रिच सोर्स होते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए इसको मिलाइए, ठीक है ना। अब बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे आपकी साइंस की पूरी चेकअप हो जाएगी। 200 क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। बताइए कौन किस में पाया जाता है। एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है। एस्टिक एसिड दोस्तों विनेगार में पाया जाता है। तो A3 दो जगह दिया हुआ है, ये दोनों कट जाएंगे। इस तरह से ही करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है जानते हैं। लैक्टिक एसिड जो मिल्क में पाया जाता है B4 भी दिया हुआ। ऑप्शन बनाने वाले भी चतुर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है ना, चालाक हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि आपको फंसाया जाए। एस्टिक एसिड विनेगार में हो गया, लैक्टिक एसिड मिल्क में हो गया। अब देखिए बुट्रिक और साइट्रिक।
बताइए। तो आप जानते हैं कि साइट्रिक एसिड जो दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, ये चीज़ों में पाया जाता है, पदार्थ में। तो साइट्रिक एसिड हो जाएगा लेमन, डी टू यहाँ पर दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और बुट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है। बुट्रिक एसिड बटर में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ऑस्टिक एसिड विनेगार में हो गया। ए और भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, मिलते जुलते हैं। ऑस्टिक एसिड विनेगार में हो गया। लैक्टिक एसिड मिल्क आप सभी जानते हैं। और बुट्रिक एसिड बटर में, बी और बी। बुट्रिक एसिड बटर हो गया। और साइट्रिक एसिड तो पूछना है दोस्तों, ये तो खट्टे चीज़ों में पाया ही जाता है। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए फटाफट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट आंसर करिए। यूपी ROARO 2016 के प्री में पूछा गया है। बताइए, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ए फोर कहाँ दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है। तो यहीं से आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन ये परीक्षा नहीं है, यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, वो तो ठीक है कि अपना जांच कर रहे हैं, लेकिन तैयारी भी कर रहे हैं, बाकी के ऑप्शन भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो विनेगार में मैं पहले आपको बताया हूँ कि ए भी, ठीक है ना दोस्तों। तो विनेगार में क्या पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाया जाता है। B3 हो गया। देखिए, उसके बाद दोस्तों सोअरिंग ऑफ मिल्क, लैक्टिक हो गया, लैक्टिक एसिड। सोअरिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा लैक्टिक एसिड। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो एथिलीन जो दोस्तों फलों को पकाने में काम आती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये मैचिंग थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डी आंसर है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अरे इतना तो आप समझ ही सकते हैं, आंसर डी है। अब देखिए, कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फास्फेट, विनेगार, एस्टिक एसिड, मिल्क और एथिलीन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बताइए, स्किन कैंसर, नॉइज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल। स्किन कैंसर दोस्तों होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है, जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से आपको देखना होता है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण दोस्तों स्किन कैंसर होता है। A2 ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल में नापा जाता है। B3 ये भी दिया हुआ है दोनों में। अब देखिए, यहाँ से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना होगा। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, C4। यहाँ से आपका आंसर क्या हुआ, निकल के आया, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ओजोन होल जो दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे चलते हैं। स्किन कैंसर, अल्ट्रा, नॉइज डेसिबल, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होल, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताइए, मैच करके बताइए फटाफट। EPPCS में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन ये। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कहाँ पाता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है लैक्टोबैसिलस का, ठीक है दोस्तों। A3 केवल एक जगह दिया हुआ है। और इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर तो C होगा। लेकिन हम लोग इस सिद्धांत पर चल रहे हैं कि बाकी का भी ऑप्शन आपको आने चाहिए। तो राइजोबियम क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सेशन, B4 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ईस्ट क्या होगा दोस्तों,
एल्कोहल प्रोडक्शन, जो शराब बनाई जाती है दोस्तों, क्या किया जाता है, सड़ा उड़ा करके अनाजों को, फलों को बनाया जाता है। तो वो इस ईस्ट के माध्यम से दोस्तों एनएरोबिक फर्मेंटेशन किया जाता है। ईस्ट हो गया एल्कोहल प्रोडक्शन, और एस्परजिलस क्या हो गया दोस्तों, अब एक ही बचा हुआ है, साइट्रिक एसिड फार्मेशन। एस्परजिलस साइट्रिक एसिड फार्मेशन, तो डी का 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कोशिश किया जाए कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने को कोशिश की जाए। बहुत ज़्यादा बोलने से थकान भी होती है और फिर बहुत ज़्यादा बोलने पर गड़बड़ भी हो जाता है। लैक्टोबैसिलस प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन। ईस्ट हो गया दोस्तों एल्कोहल प्रोडक्शन। एस्परजिलस हो गया दोस्तों साइट्रिक एसिड फार्मेशन। चलिए आगे चला जाए। एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ द टोडी इज, बताइए। एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ टोडी, तो टोडी के फर्मेंटेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो ये होता है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सैक्रोमाइसिस। देख रहे हैं यूपीपीसीएस में 2010 में पूछा हुआ है। सैक्रोमाइसिस इज ए जीनस ऑफ फंजाई दैट इंक्लूड मेनी स्पीसीज ऑफ yeasts. It is used in fermentation of 2D। तो मैं आपको बताया था कि ईस्ट का प्रयोग फर्मेंटेशन में किया जाता है। और सैक्रोमाइसिस जो है दोस्तों, ये जो है एक फंजी है जो फर्मेंटेशन का काम करता है। विच ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बताइए। कमर्शियल प्रोडक्शन माने लार्ज स्केल प्रोडक्शन, भाई घर के यूज के लिए थोड़े से मात्रा में आप किसी प्रकार से कोई चीज़ बना सकते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए भैया आपको तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, यही सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, सेरेविसिए, इसको देख लेंगे, यही प्रोनाउंसिएशन इसको देख लेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये था दोस्तों ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये ईस्ट है दोस्तों, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। Many yeast such as commonly used baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae prefer fermentation to respire। तो फर्मेंटेशन को प्रीफर करते हैं। These yeasts will produce ethanol under aerobic condition if they are provided with right kind of nutrition। Aerobic condition, these yeast will produce ethanol under aerobic condition। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। क्या कह रहा है कि ए माइक्रोब कॉमनली यूज्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन वाइन इंडस्ट्री। तो एल्कोहल किससे बनाया जाता है, ईस्ट से बनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक ईस्ट ही है, ठीक है ना, ईस्ट का टाइप है जो आप देख रहे थे,
RA, नहीं दोस्तों, HA सैक्रोमाइसिस, SACCHARO सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, SIAE सेरेविसी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ईस्ट हैव टू मेन यूज इन फूड प्रोडक्शन, बेकिंग एंड मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेज। बेकिंग and making alcoholic beverages. Alcohol in wine is formed by the fermentation of sugar in grape juice with carbon dioxide as a byproduct. With carbon dioxide as a byproduct, yeast is commonly used for alcoholic fermentation in the wine industry. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर करिए, क्या कह रहा है? बायोमैग्निफिकेशन मीन्स, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों? आप देखते हैं कि जो वल्चर्स का डेथ हो रहा है, गिद्धों का, ठीक है ना, क्यों हो रहा है? उनमें जो दोस्तों यही बायोमैग्निफिकेशन और पेस्टिसाइड और वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। तो इसमें होगा दोस्तों, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग देखे थे बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज ऑफ पेस्टिसाइड, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो रुकी हुई थी थोड़ा सा एक शब्द का जो, चलिए आगे चलते हैं। बायो एम्प्लीफिकेशन आर biological magnification is the increasing concentration of substances such as toxic chemicals, example pesticide, in the tissue of tolerant organism. In the tissue of tolerant organism at successive higher levels in a food chain. In the tissue of tolerant organism at successively हायर लेवल इन द फूड चेन। चलिए दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर करिए फटाफट। हार्बिसाइड्स कैन बी डिस्ट्रॉय वीड्स विदाउट हार्मिंग यूजफुल प्लांट्स। ठीक है ना। और क्या कह रहा है दोस्तों? हार्बिसाइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द डिफरेंट रेट्स बाय वीड्स एंड क्रॉप्स प्लांट्स। तो ये देखिए, बताइए क्या सही होगा इसका? herbicides can destroy weeds without harming useful plants। एकदम सही है। herbicides are absorbed in different rates by weeds and crop plants। जब सेम रेट पर होगा तो क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। वीड्स और क्रॉप में एब्जॉर्बिंग रेट में अंतर होता है और वीड्स ज़्यादा करती हैं, ठीक है ना, इसलिए वीड्स को नुकसान पहुंचाता है। ये भी सही है। और कथन और मैंने कारण भी दोस्तों, कारण जो है कथन का सपोर्ट कर रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ये चीज़ वही दिया है, ठीक है ना। हार्बिसाइड्स कॉमनली। चलिए आगे चलते हैं। जनरली बताइए,
ओरोबंचे वीड्स इज फाउंड इन, बताइए कहाँ पाई जाती है। जनरली ओरोबंचे वीड्स इज फाउंड इन, ये टोबैको फील्ड में पाई जाती है दोस्तों। ओरोबंचे वीड्स जो है दोस्तों, वीड जो है ये टोबैको फील्ड में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। Found in tobacco field, Oronbunche weed is a parasitic weed which is also found in tomato and tomato field. It is 150. It has 150 species are spread over much of the world, temperate and subtropical region. Temperate and subtropical regions. विच इज ए पैरासिटिक वीड, ठीक है ना दोस्तों। पैरासिटिक समझते हैं ना, जो दूसरे पर आधारित रहते हैं, पैरासिटिक वीड विच इज आल्सो फाउंड इन टोमेटो एंड पोटैटो फील्ड्स। टोमेटो एंड पोटैटो फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा कैन बी obtained फ्रॉम, लोकल फ्लोरा कैन बी obtained फ्रॉम, तो हर्बेरियम से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, हर्बेरियम। चलिए आगे चलते हैं। ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स स्टोर्ड, कैटालॉग्ड एंड अरेंज्ड सिस्टमेटिकली फॉर स्टडी बाय प्रोफेशनल एंड amateurs from many walk of life, from by professionals and amateurs from many walk of life. The collection like this is a vital reference when you need to identify a plant and also serve to fix forever the identity of thousands of plants name, thousands of प्लांट्स नेम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर करिए दोस्तों, और चेक करके बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना सही हो रहा है। इसको मिलाकर बताइए 5 जून को क्या होता है। 5 जून को दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। A2 इन दोनों जगह दिया हुआ है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 13 B3, ये देखिए यहाँ पर दोनों जगह दिया हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे, C4। और 16 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये देखिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। और 5 सितंबर को टीचर्स डे। यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ पर भी मैचिंग है, एड्स डे 1 दिसंबर, ठीक है ना। B1 केवल एक जगह दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी को मिला लीजिए। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। एंटी लेप्रोसी डे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी मनाया जाता है। ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी
लास्ट संडे ऑफ जनवरी को वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों 1999 का, और 1999 में लास्ट संडे जो पड़ा था दोस्तों 31 जनवरी को पड़ा था, इसीलिए ऐसा पूछा है। इंटरनेशनल ओजोन डे दोस्तों 16 सितंबर को, इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हो गया और 16 सितंबर को ओजोन डे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टीबी 24 मार्च, एड्स, एंटी लेप्रोसी डे। ये देखिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। लास्ट संडे ऑफ जनवरी 31 जनवरी संडे, ठीक है दोस्तों। एंटी लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेशन ऑफ HIV एड्स इज ऑर्गेनाइज इन द वर्ल्ड। 2004 के बारे में पूछा है और ये 8 की बात भी है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। बैंकॉक में मनाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। बैंकॉक में मनाया गया था और ये आप हाल साल का देखेंगे। चलिए, द इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बैंकॉक, द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। द मेन aim of the conference was to publish new guidelines underlining the effectiveness of antiretroviral drugs to prevent the transmission of HIV from seropositive mother to their child, ठीक है ना। 1 दिसंबर आप किस रूप में मनाया जाता है आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। What is the correct sequence in which these national and international days are observed in a calendar year? बताइए। तो एड्स डे हो गया 1 दिसंबर, एंटी लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और टीबी डे हो गया दोस्तों 24 मार्च। अल्जाइमर्स डे बताइए, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसको जो है क्रोनोलॉजिकली आप सजाइए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जनवरी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद टीबी आएगा मार्च, उसके बाद सितंबर, दिसंबर। सबसे पहले 3 आएगा, ये सभी कट गए, ठीक है ना। 3 एक जगह दिया हुआ है। उसके बाद जनवरी, मार्च हो गया, जनवरी के बाद मार्च, उसके बाद सितंबर, उसके बाद दिसंबर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एंटी लेप्रोसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर, एड्स डे 1 दिसंबर। इसमें ये दोनों याद रखिए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये दोनों महत्वपूर्ण है। कौन कौन?
लेप्रोसी एंड अल्जाइमर, भाई ये याद नहीं रहते हैं। लेप्रोसी जो हो गया लास्ट संडे ऑफ जनवरी, अल्जाइमर्स हो गया 21 सितंबर को दोस्तों। नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। तो इसमें दोस्तों इंटरनेशनल वोमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक ना। और क्या मैच्ड नहीं है, चलिए आप बताइए, फटाफट करिए। वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को, ये भी सही है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे दोस्तों 22 मार्च, ठीक है ना। बहुत लोग कहेंगे कि हमको हिंदी में नहीं समझ में आया, लो भैया अंग्रेजी में लिख देते हैं। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है दोस्तों। और लेप्रोसी डे मनाया जाता है, आप जानते हैं कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी, तो ये जून का मतलब ही नहीं है। ये दोनों दोस्तों इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट हैं, तो बी एंड सी आप दोनों आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। परीक्षा में तो गलत की श्रेणी में चला जाएगा ये प्रश्न। तो इंटरनेशनल वोमेन डे 8 मार्च, वाटर 22 मार्च, लेप्रोसी 31 लास्ट संडे ऑफ जनवरी, और कैंसर 4 फेब, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट संडे ऑफ जनवरी ईच ईयर, ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों ये दोनों मिसमैच थे। विच डेट इज नोन एज डायबिटीज डे, बताइए। डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर। थर्टी 39 का आंसर करिए फटाफट। इसमें एक चीज तो आप देख रहे हैं कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस मनाया जाता है, बी फर्स्ट। और बी फर्स्ट केवल एक जगह दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है ये थोड़ा सा जो दिया हुआ है 8 प्रकार का दिया हुआ है, 8 टाइप्स का दिया हुआ है, तो इसलिए वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, D3, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है बताइए? 3 अक्टूबर को, C4 मिला देते हैं ताकि फ्यूचर के लिए याद रहे। वर्ल्ड एनिमल डे 3 अक्टूबर को हो गया। वर्ल्ड माइनॉरिटी डे कब मनाया जाता है बताइए? 18 नवंबर को। वर्ल्ड माइनॉरिटी डे 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी याद करिए 18 नवंबर, और एनिमल याद करिए, ये दोनों आपको याद रहता है। वर्ल्ड माइनॉरिटी डे 18 नवंबर और एनिमल 3 अक्टूबर। विच प्लांट इज नोन एज बायोडीजल प्लांट, बताइए। कौन प्लांट जो है बायोडीजल प्लांट के रूप में जाना जाता है? ये दोस्तों जैट्रोफा प्लांट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड, बताइए किस पिगमेंट के कारण आपका यूरिन जो येलो कलर का होता है?
तो दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के कारण। येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। ठीक है ना, यूरोक्रोम। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोबिलिन। इट इज ऑल्सो नोन एज यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। यूरोक्रोम या यूरोबिलिन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें दोस्तों फटाफट, मैच कराइए। अच्छा क्वेश्चन है, लोअर सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा हुआ है। द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट। ऐसा कौन करता है? तो ये दोस्तों ककू करती है, ककू। A3 और A3 केवल एक ही जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है ना, लेकिन आपको और सबको भी मिलाना होगा। एनिमल दैट शेक्स ऑफ इट्स टेल। बताइए। लिजार्ड, छिपकली अपनी टेल को शेक करती है, हिलाती है। एनिमल दैट शेक्स ऑफ इट्स टेल, तो लिजार्ड हो गया दोस्तों। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर C4 है, ब्लू व्हेल। ठीक है दोस्तों। और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल चिंपांजी। भाई हम लोग भी तो इसी के वंशज हैं। तो द बर्ड दैट नेवर मेक्स इट्स नेस्ट, ककू हो गई। और एनिमल दैट शेक्स ऑफ इट्स टेल, लिजार्ड हो गया। लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर ब्लू व्हेल। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल हो गया चिंपांजी। ककू नेवर मेक्स इट्स नेस्ट। लिजार्ड कैन गिव अप इट्स टेल with the mere touch and tail again regenerate because it has horizontal division in their vertebrals। क्या कह रहा है? सेक्स ऑफ में जो बोला था हिलाना नहीं हो दोस्तों, सेक्स ऑफ का मतलब वही गिव अप होता है। लिजार्ड कैन गिव अप इट्स टेल विद द mere touch and tail again regenerate because it has horizontal division in their vertebrals। Chimpanzee is said to be most wisest animal and blue whale is the largest living creature। Consider the following animals of India। ठीक है दोस्तों, endangered species। तो इसमें से कौन कौन दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये आपको बताना है। इसमें से क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट बोथ आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की नहीं, इन इंडिया। ठीक है ना। IAS प्री 2003 में पूछा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रेड डाटा लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्रोकोडाइल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड category, while Indian elephant is in endangered category। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्रोकोडाइल। आपको लगता हो कि एलिफेंट जो होगा दोस्तों ये कैसे इंडेंजर्ड हो गई, लेकिन इसको रखा गया है दोस्तों। ठीक है ना। अब ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? द टर्म sixth extinction is often mentioned in the news in the context of the discussion of, किस कंटेक्स्ट में? बताइए फटाफट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। तो द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन या सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑफ्टेन मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सीधे आंसर पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। और क्या कह रहा है? मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, loss of natural habitats, destruction of ecosystem, population and global climate change। तो ये हो गया दोस्तों ओवर एक्सप्लोइटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक हो गया, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल लॉस ऑफ हैबिटेट्स दो हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम तीन हो गया, पॉल्यूशन चार हो गया, एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ये पांच हो गया दोस्तों। तो और भी होगा इसमें, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। आप इसको देखेंगे क्या कह रहा कि ड्यूरिंग द पास्ट 50 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स, देयर वेयर 5 मास एक्सटिंक्शन, ठीक ना? 5 मास एक्सटिंक्शन during which many species rapidly died. Now, scientists warn that the sixth mass extinction of life on Earth is unfolding more quickly than feared, and humans are primary cause. And humans are primary cause who are pursuing a biological annihilation that is coming faster than feared. According to a study published in journal Science 2017, the planet is on the verge of witnessing sixth mass extinction. His previous mass extinction were due to the natural climate changes. His volcanic eruptions are catastrophic meteor strikes, but this one is due to human activity such as deforestation, ठीक है दोस्तों, ओवर pollution, poaching and extreme weather events tied to mankind global warming, the study said। तो सिक्स्थ मार्क्स एक्सटेंशन के साथ साथ दोस्तों ये छठवां आने वाला था, उसी लिए सिक्स्थ मार्क्स एक्सटेंशन शब्द जो है चर्चा में था, ठीक है दोस्तों। और बाकी के जो 5 एक्सटेंशन हुए थे दोस्तों वो नेचुरल थे, लेकिन ये छठवां आ रहा है जो ये मानव के कारण आ रहा है, इसीलिए 2018 में न्यूज में था ये। और यूपीएससी तो दोस्तों साइंस भी करंट से जोड़ करके पूछती है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, आपको बताना है कि इनमें कौन प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा हुआ है, बताइए। फटाफट आंसर करिए।
बताइए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर पहला क्या है, जीन स्प्लाइसिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक ना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये अभी यूपीएससी में पूछा था 2021 में, ये इस शब्द को यूज किया था, जीन स्प्लाइसिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये तो सही है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और absence ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन अनबॉर्न चिल्ड्रेन, तो ये दोस्तों एमनियोसेंटेसिस जो के माध्यम से दोस्तों एक बच्चे जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके बारे में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस ये भी करेक्ट है। और देखिए बायोडिग्रेडेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बायोडिग्रेडेशन यही चीज़ है, ये भी सही है। अब देखिए बायोमास के बारे में कह रहा है, एन इनबिल्ट टाइम कीपिंग द सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ होता है टाइम कीपिंग, और इसे कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, बायोमास जो होता है दोस्तों बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो डिराइव्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। तो इसको देख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एमनियोसेंटेसिस, अनबॉर्न चाइल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, बायोडिग्रेडेबल, ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप देख लीजिए क्या कह रहा है, बायोमास इज ए बायोलॉजिकल मटेरियल, जो मैच नहीं था उसके बारे में बता रहा है, बायोमास इज ए बायोलॉजिकल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, it most often refers to plants or plant based materials which are specifically called lignocellulose biomass, ठीक है दोस्तों। एज एन एनर्जी सोर्स बायोमास कैन आइदर बी eat directly via combustion to produce heat or indirectly after converting it to various forms of biofuels. Conservation of biomass to biofuel can be achieved by different methods. Conservation of biomass to biofuels can be achieved by different methods which are broadly classified into thermal, chemical and biochemical methods. Remaining pairs are correctly matched, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बायोमास के बारे में था, चलिए आगे चलते हैं। ये मिलाना है दोस्तों कि ये किसके किस में काम आता है, बताइए। सबसे यूपीपीसीएसपी 2009 का एक क्वेश्चन है, इसको मिला करके बताइए, फटाफट आंसर करिए। बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ईसीजी कार्डियो होता है, हार्ट होता है। बी4 कहाँ दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है, इस प्रकार से यही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ईसीजी कार्डियो हो गया, ईईजी होता है दोस्तों ब्रेन, ए3।
ये दोनों तो आदमी जानता है, एकदम अच्छे से जानता है। अब देखिए ईओजी क्या होता है। ईओजी इसके अनुसार C2 हो गया, आइज हो गया, ठीक ना, ओ से ऑप्टिक्स जोड़ लीजिए। अब देखिए और यम से दोस्तों मसल, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट दिया था, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। और बाकी चलिए हम लोग उसमें एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, electroencephalography is a process related to brain in which the electrical activities of brains are recorded. Electrical activities of the brain are recorded. और ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी is the process of recording of heart's electrical activities. अब देखिए इसमें क्या वो से क्या हो जाएगा, आकुलोजी, आकुलोग्राफी, इलेक्ट्रो आकुलोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ मेजरिंग द रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना, रेस्टिंग पावर ऑफ रेटिना। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज द टेस्ट इन विच द वेन्स ऑफ मसल्स आर चेक्ड, वेन्स ऑफ मसल्स आर चेक्ड। ये रहा दोस्तों, इन चारों में दो तो आप जानते ही थे। ईओजी आप जान लीजिए कि आकुलोजी हो गया, आकुलोजी शब्द जो है दोस्तों नेत्र से जुड़ा हुआ है, और मायो मसल से जुड़ा हुआ है, वेन्स से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज a test in which the veins of muscles are checked. EEG is done to record the working of, बताइए। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, बताइए, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। ये दोस्तों EEG किया जाता है ब्रेन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मैच कराइए क्वेश्चन नंबर 48 को। तो देखिए ईसीजी हो गया हार्ट, जितना आप जानते हैं उसको पहले काम करिए। बी फर्स्ट, दो जगह दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ईजी हो गया ब्रेन, C2, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा। बाकी को मिला लीजिए। ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम जो दोस्तों ईयर के लिए किया जाता है, ऑडियोग्राम। और मेमोग्राम दोस्तों किया जाता है, ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जाता है। मेमोग्राम D4। ये रहा इसकी मैचिंग। चलिए आगे चलते हैं। करेक्टली मैच्ड आर्डर्स आर, ठीक है दोस्तों। मेमोग्राम जो है दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए किया जाता है, या ब्रेस्ट में एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए मेमोग्राम। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। When doctor tells a person that he or she has been affected with tetraplegia, ठीक है ना दोस्तों, टेट्राप्लेजिया, it means that he or she is suffering from paralysis of। अगर डॉक्टर कह रहा है कि इनको टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इससे आप क्या समझते हैं। तो टेट्राप्लेजिया ये बताता है दोस्तों कि चारों, टेट्रा माने 4 होता है, 2 हैंड हो जाएगा एंड 2 लेग्स हो जाएगा, तो बोथ हैंड्स एंड बोथ लेग हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगर डॉक्टर कहता है कि इनको टेट्राप्लेजिया हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस आदमी के दोनों हाथ और दोनों पैर में पैरालिसिस हो गया है।
The term tetraplegia refers to a condition that causes total or partial paralysis in both hands and both legs. In both hands and both legs. It is caused by accident or diseases. It is also called क्वाड्रीप्लेजिया. क्वाड्री में से भी चार होता है. क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड काजेज डेथ. बताइए, फटाफट आंसर करिए. फटाफट आंसर करिए दोस्तों. तो देखिए दोस्तों, व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड काजेज डेथ, ये कह रहा है ना, इसको स्टार करके आंसर दे रहा है. ठीक है ना दोस्तों. और चलिए व्याख्या देख लेते हैं उसका क्यों दे रहा है. द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड BAC, ब्लड एल्कोहल कंसंट्रेशन, विच इज मेजर्ड इन परसेंटेज. 0.1% of the quantity means that 0.1 gram of alcohol is present in per 100 milligram of blood in human body. ठीक है दोस्तों. 0.1% of quantity means that 0.1 gram of alcohol is present in per 100 ml of blood in human body. More than 0.45% of BAC in human blood can be the reason to death. Option C has been marked as the correct answer in JPSC answer sheet. ठीक ना. JPSC answer sheet में C को दिया गया था, इस C को, लेकिन 0.5% से दोस्तों ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टार करके दिया हुआ था. ठीक है ना. मोर देन 0.45% ऑफ BAC इन ह्यूमन बॉडी कैन बी द रीजन टू डेथ. चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलिए दोस्तों. इन लिविंग बीइंग्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस आर द थ्री मेजर एस्पेक्ट ऑफ. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस, बताइए. थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सिंथेसिस. ये दोस्तों मेटाबॉलिज्म होगा. थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों. ठीक है ना. थ्री मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. Nutrition, respiration and synthesis are the three major aspects of metabolism. Metabolism is a term that is used to describe all chemical reactions involved in maintaining the living state of the cells and the organism. Metabolism can be conveniently divided into two categories. Catabolism, the breakdown of molecules to obtain energy, and anabolism. Catabolism and anabolism क्या हो जाता है? Synthesis of all compounds needed by the cells. तो metabolism can be divided into two categories. Catabolism, breakdown of molecules to obtain energy, और anabolism, synthesis of all compounds needed by the cells.
अनादर नेम ऑफ द ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इज, अनादर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क इज, आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है बताइए। ये रेयान होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल सिल्क, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंथेटिक फाइबर विच इज आल्सो नोन एज रेयान, तो रेयान जो होता है दोस्तों आर्टिफिशियल होता है। सिल्क फाइबर्स, हेयर्स, नेल्स एंड क्ला आर मेड ऑफ, किस चीज के बने होते हैं बताइए। हेयर एंड नेल्स में क्या पाया जाता है दोस्तों बताइए, तो केराटिन पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिल्क फाइबर्स, हेयर्स, नेल्स एंड क्ला आर मेड ऑफ केराटिन। Nails and claw are made with keratin proteins. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। Which one of the following plant fiber is obtained from the stem? From the stem, तो स्टेम से दोस्तों सन हेम्प पाया जाता है, सन हेम्प, सन हेम्प जो होता है ये स्टेम से पाया निकाला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करिए। कौन स्किन के माध्यम से ब्रीथ करता है, ये आपसे पूछ रहा है। दीज ब्रीथ फ्रॉम स्किन, तो फ्रॉग जो होता है दोस्तों ये स्किन के माध्यम से ब्रीथ करता है, ठीक है ना, फ्रॉग। चलिए आगे चलते हैं। द फ्रॉग इज एन एम्फीबियन क्रिएचर एंड कैन लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ, इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ, they are cold-blooded animals who often change their body temperature according to climate. They are cold-blooded, अभी पूछता है दोस्तों कि वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पूछता है। They are cold-blooded animals who often change their body temperature according to climate. The frog's skin is composed of thin membranous tissue that is quite permeable to water and contains a large network of blood vessels. The thin membranous skin allows the respiratory gases to readily diffuse directly down their gradient between the blood vessel and the surroundings. When the frog is out of water, mucus gland is the skin keeps the frog moist. क्या कह रहा है? When the frog is out of water, mucus gland in the skin keeps the frog moist, which helps absorb dissolved oxygen from the air, so a frog can breathe by skin and lungs both. जब पानी में रहता है दोस्तों ये क्या करता है कि लंग्स के माध्यम से सांस लेता है और बाहर जो आता है तो स्किन के माध्यम से लेने लगता है।
When the frog is out of water, mucus gland in the skin keeps the frog moist, which helps absorb dissolved oxygen from the air. So a frog can breathe by skin and lungs both. चलिए क्वेश्चन नंबर, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये बताइए ट्रू है फॉल्स है क्या है। अभी हम लोग देखे हैं कि फ्रॉग जो होता है दोस्तों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रॉग्स आर cold blooded animals. It is true. Some other cold blooded animals are snakes, lizard, fish, crocodiles. याद रखिए पूछता है ये, ठीक है ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन से हैं, तो फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, फिश हो गई और क्रोकोडाइल। ड्यूरिंग द मेटामार्फोसिस ऑफ फ्रॉग, बताइए, ड्यूरिंग द मेटामार्फोसिस ऑफ फ्रॉग, मेढक के बारे में बात कर रहा है। फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करिए दोस्तों। ड्यूरिंग द मेटामार्फोसिस ऑफ फ्रॉग, इंटेस्टाइन इज शार्टेंड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटेस्टाइन इज शार्टेंड। चलिए आगे देखते हैं। मेटामार्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an animal physically develops after birth or hatching, involving a conspicuous and relatively abrupt changes in the animal's body structure through cell growth and differentiation. Thyroid hormone controls remodeling of tadpole. Thyroid hormone controls remodeling of tadpole intestine during the climax of amphibian metamorphosis. During the metamorphosis of frog, intestine shortens in length, which helps to digest flesh food. Intestine shorten in length which helps to digest flesh food. तो देख रहे हैं दोस्तों कितना चमत्कारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। नो ब्लड बट रेस्पायर्स, कौन है ऐसा, कौन ऐसा चमत्कारिक आदमी है बताइए। हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स, तो ये होगा दोस्तों हाइड्रा। हाइड्रा में कोई ब्लड नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है, कैसे करता है, चलिए। हाइड्रा हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। इन हाइड्रा both the gaseous exchange and excretion occur by simple diffusion. The gaseous exchange and excretion, the gaseous exchange and excretion occur by simple diffusion. डिफ्यूजन के माध्यम से होता है ये सब। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 60 रहने देते हैं, ठीक ना, 60 ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स इज ए फिनोमिनन नोन एज, देखिए क्या कह रहा है।
द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स इज ए फिनोमिनन नोन एज, उसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स इज ए फिनोमिनन नोन एज हाइपर पैरासिटिज्म। A hyper parasite is a parasite whose host is also a parasite. This form of parasitism is especially common among entomophagous parasites. Entomophagous parasites. The term is used loosely to refer also a parasitoids whose hosts are parasites or parasitoids. Hyperparasites are found mainly among the wasp-waisted Apocrita. Wasp-waisted Apocrita within the Hymenoptera. In two other insects order Diptera, true fish flies and beetles. तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। क्या कह रहा है? लूजली टू रिफर हाइपर पैरासाइट्स आर फाउंड मेनली एमंग द wasp-waisted Apocrita within the Hymenoptera and in two other insect orders Diptera, true flies and Coleoptera beetles. Diptera and Coleoptera. चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, वायरस भी नहीं है, माइकोप्लाज्मा। ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is the smallest known organism capable of autonomous growth and reproduction. Autonomous growth and reproduction. Mycoplasma. ये रहा दोस्तों 60 क्वेश्चंस, और बाकी का हम लोग देखेंगे। अभी 200 क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही बार देखने में वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अभी हम लोग उसको दूसरे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी अपना नंबर्स जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी कोई सुझाव होंगे वो भी बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसी तरह से आप तैयारी से जुड़े रहें। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।